नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग देखेंगे यूपी होमगार्ड 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकल कर आ गई है। तो दोस्तों, उस वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी होमगार्ड 2025 परीक्षा के लिए दोस्तों टॉप जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर दोस्तों आप सभी को यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना है तो चलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रामायण ग्रंथ की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी। तो बतानी है कि इस ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है। तो आप लोग याद रखेंगे संस्कृत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन बी संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस देश में मौजूद है। दोस्तों बतानी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस देश में है। तो आप लोग याद रखेंगे इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में मौजूद है। आप लोग याद रखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है। दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा पदार्थ हमारे शरीर में क्या करता है, ईंधन का काम करता है, यानी कि फ्यूल का काम करता है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करता है, ईंधन का काम करता है, यानी कि दोस्तों तत्काल ऊर्जा का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक त्योहार है। दोस्तों बतानी है कि बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक त्योहार है। तो आप लोग याद रखेंगे असम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बिहू दोस्तों किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक त्योहार है। तो आप लोग याद रखेंगे असम। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों बतानी है कि टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे आंत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आंत यानी कि इंटेस्टाइन दोस्तों टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रैलियों का नगर किसे कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि रैलियों का नगर किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों नई दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। दोस्तों बताने है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो आप लोग याद रखेंगे सारनाथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है। दोस्तों बतानी है कि हीमोग्लोबिन जो कि हमारे रक्त को क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो बतानी है कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हीमोग्लोबिन क्या है दोस्तों, तो यह एक प्रोटीन है जो हमारे रक्त में मौजूद होता है और दोस्तों इसी के कारण हमारा रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन सी क्या है, प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रोटीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। दोस्तों बतानी है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? अब देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है। तो अब बतानी है कि ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे उपग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और दोस्तों, ग्रह के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है और ग्रह के दोस्तों चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, बताने है कि डायनामाइट का आविष्कारक कौन है, कौन इसका आविष्कार किया था? तो आप लोग याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दिया जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किया था, और दोस्तों इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों, बताने है कि ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कैंडेला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों कैंडेला। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी होमगार्ड की परीक्षा के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? दोस्तों, बताने है कि कार्डियोलॉजिस्ट किस डॉक्टर को कहा जाता है, किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे हृदय का डॉक्टर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, जो हार्ट का इलाज करते हैं दोस्तों, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हृदय का डॉक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? दोस्तों, बतानी है कि महात्मा गांधी को राष्ट्र का पिता सबसे पहले किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, बतानी है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बृहद गंगा भी कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे गोदावरी नदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, बतानी है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे कैस्पियन सागर झील। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दुनिया की सबसे बड़ी झील है कौन सी? तो आप लोग याद रखेंगे कैस्पियन सागर झील। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि ऑप्शन ए में है सुपीरियर झील। तो दोस्तों आप लोग सुपीरियर झील से याद रखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। उसके बाद है ऑप्शन सी बैकाल झील। दोस्तों, बैकाल झील से आप लोग याद रखेंगे यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। इस दोस्तों पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तीनों विकल्पों को भी, बाकी दो और विकल्प हैं, इन दोनों विकल्पों को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। कैस्पियन सागर झील दुनिया की सबसे बड़ी झील है। और बैकाल झील दोस्तों ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? देखिए दोस्तों, अभी हमने इसी प्रश्न में देखा बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील। तो आप लोग याद रखेंगे कौन सी होगी? तो ऑप्शन सी बैकाल झील। आप लोग याद रखेंगे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील, बैकाल झील। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? दोस्तों, बतानी है कि भारत के
भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो आप लोग याद रखेंगे नागालैंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भारत के दोस्तों नागालैंड राज्य की जो राज्य भाषा है वो इंग्लिश है, यानी कि अंग्रेजी है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों बताने है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 1 अक्टूबर को। ऑप्शन इसका दोस्तों सी सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों बतानी है कि भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, और वो दोस्तों वो राज्य था उत्तर प्रदेश। यह भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की दोस्तों पहली महिला राज्यपाल थी कौन? सरोजिनी नायडू। और राज्य आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश दोस्तों। कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों बताने है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जूट को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों बतानी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे मूल शंकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे मूल शंकर। ऑप्शन बी। सरस्वती दयानंद सरस्वती का दोस्तों मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे ग्रीनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस विटामिन में कोबाल्ट मौजूद होता है, कोबाल्ट पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन B12। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया गया है? दोस्तों बताने हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? आप सभी को दोस्तों पता होगा कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तो बताने है दोस्तों कि यह रचना उन्होंने किस भाषा में की थी? तो आप लोग याद रखेंगे अवधी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। रामचरितमानस की दोस्तों रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो आप लोग याद रखेंगे अवधी भाषा में। किनके द्वारा? तो तुलसीदास जी के द्वारा। ऑप्शन बी भाषा है अवधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए विख्यात थे? दोस्तों बताने हैं कि शेरशाह सूरी को उनके किस कार्य के लिए जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रशासनिक सुधार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। शेरशाह सूरी को दोस्तों उनके प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। वो बहुत ही विख्यात थे शेरशाह सूरी अपने प्रशासनिक सुधार के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न है कि भारत में पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन राज्यों में दोस्तों जंगलों को जो काट करके खेती की जाती है उस खेती को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे झूम खेती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भारत में दोस्तों पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है उसे झूम खेती कहा जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे झूम खेती। आप सभी को दोस्तों बता दें कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। ये सभी दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। और दोस्तों इन राज्यों में जंगलों को जो काट करके खेती की जाती है उसे झूम खेती कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? दोस्तों बताने हैं कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे 4 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सी 4 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? दोस्तों बताने हैं कि गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे जयदेव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे जयदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से किन धातुओं का मिश्रण नहीं होता है? दोस्तों बतानी है कि स्टेनलेस स्टील धातु में इनमें से किस धातुओं का मिश्रण नहीं होता है, तो आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों स्टेनलेस स्टील में एल्यूमिनियम धातु का मिश्रण नहीं होता है। बाकी दोस्तों ऑप्शन बी में क्रोमियम, ऑप्शन सी में लोहा और ऑप्शन डी में निकेल, ये तीनों दोस्तों मिश्रण स्टेनलेस स्टील में होता है। तीनों का मिश्रण स्टेनलेस स्टील में होता है, लेकिन दोस्तों एल्यूमिनियम नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर, एल्यूमिनियम। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टांडा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने हैं कि टांडा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे ऊंचाहार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। टांडा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो आप लोग याद रखेंगे रायबरेली के ऊंचाहार में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ऊंचाहार। कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पहली वीडियो क्लास यूपी होमगार्ड लिखित परीक्षा के लिए। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे। दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं, तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। कमेंट में अपना सुझाव हमें जरूर देंगे। प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था। हालांकि दोस्तों एक एक प्रश्न यूपी होमगार्ड 2025 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिए होंगे। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।